नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाबर और हुमायूं मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। शेर शाह सूरी सूर वंश का शासक था और उसने मुगल साम्राज्य को बीच में समाप्त कर दिया था। कारण क्या है, हमने आपको बताया था कि हुमायूं को 1540 के विलग्राम के युद्ध में उसने पराजित किया और हुमायूं को देश को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन हमने यह भी आपको बताया था कि बैरम खां जो ईरान के साथ थे, उनके समर्थन थे, पुनः जो है भारत में वो अपना शासन करता है हुमायूं, और भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, हमने बताया किस तरह से हुमायूं की डेथ हुई थी, और हुमायूं की डेथ होने के बाद अब मुगल साम्राज्य का अगला जो शासक बनता है वो हुमायूं का ही लड़का अकबर होता है। तो अकबर एक महान शासक था। अकबर बहुत दिनों तक भारत में शासन किया है। एक लंबा युग बीत गया है, आप समझ ले 50 से अधिक वर्षों तक शासन किया, तो एक बड़ा समय बीता है। और अकबर के बारे में जितनी सारी चीजें बताई गई हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रहस्य है, जिस पर थीसिस बनाई जाती है, रिसर्च किए जाते हैं कि अकबर ने ऐसा क्यों किया और अकबर के शासनकाल में इस तरह की व्यवस्था कैसे चल रही थी। तो ये तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले छोटी बातों पर बात कर लेंगे कि अकबर का जन्म, राज्याभिषेक और किन युद्ध को लड़ते हुए अपने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया और कैसे अपने साम्राज्य के अंतर्गत सभी धर्म के लोगों को लेकर के एक साथ चला और एक महान सम्राट के रूप में इसको इतिहास में हम लोग याद करते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज हम सभी पढ़े लिखे लोग अकबर के विषय में पढ़ते हैं। तो कहा यही जाता है कि जिसके पास गुण होता है, योग्यता होती है, वह व्यक्ति को ही समाज में सम्मान मिलता है। तो अकबर एक तो वंशानुक्रम के आधार पर शासक बना, दूसरे उसके अंदर कुछ ऐसे गुण भी थे जिसके कारण एक महान सम्राट बनने में उसने सफलता प्राप्त की थी। तो आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ, ये हम लोग जान लेते हैं। तो पहले आप जान लें, अकबर का जो जन्म है 1542, याद रखें 1542 में। कहां पर? अमरकोट के राजा कौन थे? वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ, जब हमने आपको हुमायूं पढ़ाते वक्त बताया था कि 1540 के विलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं देश छोड़कर भाग गया था, उस समय उसने पहला शरण कहां पे लिया था? अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ लिया था। और उसी प्रवास के दौरान ही अकबर का जन्म हुआ था। कब? 1542 में। अब ये अमरकोट है कहां पर, ये आप जान ले। अमरकोट आज के समय के अनुसार देखें तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का आप सुनते होंगे सिंध प्रांत। पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है, सिंध राज्य, इसी सिंध राज्य में एक राजपूत शासक थे वीरसाल। राजपूत शासक वीरसाल थे। इन्हीं के यहाँ पहली बार इसने शरण लिया था। दूसरी बार शरण कहाँ पे लिया था? हमने आपको बताया था पाकिस्तान से निकल करके वो कहाँ चला गया था? ईरान के शाह बैरम खां के यहाँ, और वहां पर उसने शरण ली और बैरम खां ने उसको सहयोग दिया, और सहयोग देने के बाद भारत में उसने हुमायूं पुनः जो है शासक बना। ये कहानी आप सुन चुके हैं। अब आगे की कहानी आप सुनते रहे और अकबर के विषय में हम लोग जानते हैं। अकबर के विषय में बहुत सारी चीजें जाननी है और बहुत सारी चीजें परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। तो हुमायूं के प्रथम प्रवास के दौरान अमरकोट, जो आज के समय में पाकिस्तान के सिंध राज्य के में है,
वहां के राजा कौन थे? राजपूत शासक वीर साल के यहाँ 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे ही पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो अब मुगल साम्राज्य का एक शासक होना चाहिए। तो उस समय अकबर को राज्याभिषेक करने की तैयारी होने लगी। राज्याभिषेक में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वही हुमायूं को संरक्षण देने वाला बैरम खां था। बैरम खां ने ही अपने संरक्षण में बहुत ही कम एज में अकबर को 14 वर्ष की अवस्था में अकबर को इसने राज्याभिषेक कराया, मीन्स मुगल साम्राज्य का शासक बनाया। तो कब हुआ राज्याभिषेक वो आप जान लें। देखिए 1542 में जन्म हुआ और 1556 में ही इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक। आप देखें यहां पर 14 वर्ष की अवस्था में ही ये क्या हुआ? शासक बन गया। तो ये क्या था? उस समय वंशानुक्रम था। देखिए वंशानुक्रम के आधार पर जो शासन व्यवस्था होती है वो क्या होता है? राजतंत्र होता है। आज हम लोग किस युग में रह रहे हैं? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है? अगर आप पब्लिक की इच्छा अनुसार आप बनते हैं, उस समय आप किसकी इच्छा अनुसार बनते हैं? वंश परंपरा की इच्छा अनुसार बनते हैं। अगर आप बड़े पुत्र हैं तो आपको राज्याभिषेक होगा। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में। किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां के संरक्षण में ये इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद चूंकि साम्राज्य का विस्तार भी करना था, जहां तक साम्राज्य था हुमायूं का उससे आगे और बढ़ाना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अलग अलग धर्म के शासक थे और वहां पे अलग अलग जो शासक थे वो अपने क्षेत्रों में शासन भी किया करते थे। तो सिंहासन पर बैठते ही इसने पहला आक्रमण किस पे किया वो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला आक्रमण इसका था सूर शासक। हमने आपको बताया था कि सूर वंश की स्थापना किसने की थी? तो सूर वंश की जो संस्थापक था वो आदिल शाह का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? हेमू। ठीक है, तो सूर वंश के शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री कौन थे? हेमू के विरुद्ध ही पहला जो आक्रमण है अकबर का वो हेमू के विरुद्ध ही था। हेमू के विरुद्ध पहला आक्रमण कब था? 1556। ठीक है, 1556। देखिए 1556 में क्या हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ और 1556 में ही अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार करने की सोची और 1556 में ही इसने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? सूर शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री कौन थे? हेमू के विरुद्ध। ठीक है, हेमू कौन था उसके विषय में आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया था शेर शाह सूरी का ये ग्रैंड डॉटर, मतलब ये नाती था उसके पुत्र का पुत्र था हेमू। किसका प्रधानमंत्री था? आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह किस वंश का था? सूर वंश का था। ठीक है, तो 1556 में क्या हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, किसके बीच में हुआ? अकबर की सेना और सूर शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। ठीक है, हेमू के विषय में बता दिया, आदिल शाह के विषय में बता दिया, दोनों चीजें आपको डिटेल में हमने बता दी। ठीक है, लेकिन पहला जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर स्वयं सेना का नेतृत्व नहीं किया था। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि किस युद्ध में बैरम खां ने सेना का नेतृत्व किया था। तो पहला जो युद्ध हुआ 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसमें अकबर स्वयं नेतृत्व नहीं किया था। किसने किया था? बैरम खां ने।
तो बैरम खां के नेतृत्व में ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हम आपको बता चुके हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण ही क्या हुआ, आपके देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और आज हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप जान चुके हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। लेकिन चूंकि अब अकबर को तो बहुत सारा अपने देश में कई सारे युद्ध भी लड़े हैं, उनके विषय में हमने बता देते हैं। उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर अकबर ने अब सोचा कि हम खुद चलते हैं। 1561 में 1561 में अकबर ने, इसको आप सुन लें आगे कैसे साम्राज्य का विस्तार होता है। 1561 कभी कभी क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा युद्ध था जिसमें बैरम खां के बिना संरक्षण में, या अकबर ने पहला युद्ध कौन सा था जिसमें अकबर ने खुद सेना का नेतृत्व किया था। तो 1561 में इसने खुद सेना का नेतृत्व किया था। किसके विरुद्ध था ये युद्ध, ये भी आपको जानना है। तो मालवा के शासक कौन थे, मालवा के शासक बाज बहादुर। अब देखिए आगे आपको बताएंगे बाद में, समझौते के द्वारा बाज बहादुर क्या होते हैं, उन्हीं के जो नवरत्न थे उसी में शामिल हो जाते हैं और वहां पर उनके अकबर के ही शासनकाल में वहां पर वो एक काम मंत्री के रूप में भी काम करते हैं। तो पहला युद्ध जिसमें अकबर ने खुद सेना का नेतृत्व किया था वो 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध था। ठीक है, आप जानते हैं ज्यादातर आपके जितने भी युद्ध हुए हैं अकबर ने या तो किसी शासक से समझौता कर लिया है या वो युद्ध जीत गया है। तो मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध था 1561 में, इसने खुद नेतृत्व किया था और बाज बहादुर की सेना पराजित हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। दोनों चीजें हमने आपको बता दिया। बैरम खां के संरक्षण में कौन सा युद्ध लड़ा गया और अकबर का पहले संरक्षण में अकबर ने पहला युद्ध कौन सा लड़ा अपने नेतृत्व में, तो वो भी आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब 1561 के बाद 1562 में आमेर के जो राजा थे, आमेर के राजा, ये आमेर के राजा, इनका नाम हम लिख दे रहे हैं, ये नाम आपको आगे भी मिलेगा। आमेर के राजा भारमल के विरुद्ध ये 1562 में युद्ध हुआ और इसमें एक समझौते के अंतर्गत जो भारमल के राजा थे उन्होंने स्वयं इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसी तरह से ये साम्राज्य विस्तार होता रहा है। लेकिन देखिए वास्तविक युद्ध तो किसने लड़ा, वास्तविक युद्ध जो अपने साम्राज्य को बचाने, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अगर कोई राजा युद्ध लड़ा है अकबर से तो वो कौन था, महाराणा प्रताप। बाकी ये सारी कहानी आपको इसी तरह मिलेगी। कोई उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है खुद ही, कोई हार जाता है, कोई हार करके उसके खुद मंत्री पद में शामिल हो जाता है, उसकी सेवा करता है। तो इस तरह की चीजें मिलेगी। जितने सम्मान से हम लोग अकबर को पढ़ते हैं उतने ही सम्मान से हम लोग, उससे ज्यादा सम्मान से हम लोग महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपने राज्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत सारी कठिन तपस्या इन्होंने की थी। तो युद्ध तो महाराणा प्रताप ने ही लड़ा था अकबर के साथ, बाकी कोई युद्ध लड़ा भी नहीं उस तरीके से। या तो अकबर की मुगल सेना से डर करके उसने अधीनता स्वीकार कर ली, या पहले ही हतोत्साहित होकर के वह युद्ध में हारे। अब देखिए हेमू भी क्या था, हेमू जो पहला आपका युद्ध हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें बैरम खां था, हेमू ने प्रयास तो किया। हेमू भी एक ऐसा, अब देखिए किस वंश से आता था, आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के विषय मैंने आपको बताया। शेरशाह सूरी का क्या था, ग्रैंड डॉटर मतलब नाती था उसके पुत्र का पुत्र। तो हेमू भी अंतिम प्रयास तक लड़ता रहा अकबर की सेना से जिसका बैरम खान नेतृत्व कर। लेकिन अगर हेमू के आंख में तीर ना लगा होता
तो वहां से ही अब बैरम खां और अकबर को पराजित होना पड़ता और साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सूर्यवंश के शासक भी, उनका साम्राज्य दूर था। लेकिन वही दिल्ली के पास में जो युद्ध हुआ, तो यहां पर हेमू की आंख में तीर लग गई, और तीर लगने के कारण क्या हुआ, हेमू गिर गया। जमीन पे जब गिरा है तो उसकी सेना हतोत्साहित हुई है और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की सेना जीती है बैरम खां के नेतृत्व में। तो हेमू ने एक प्रयास तो किया था, क्योंकि वो उस वंश से आता था जो वंश मुगल साम्राज्य को घर से, भारत से बाहर कर दिया था। शेरशाह सूरी के वंश से आता था, तो उसी वंश का था हेमू। तो भारत में अधिकतर जितने भी शासक हुए हैं, छोटे छोटे शासक, वो युद्ध नहीं लड़े हैं, तो अधीनता स्वीकार कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ वो कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। तो आप जानते ही हैं 1576 1576 में क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। अब हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया, लेकिन इसने अकबर की सेना के तरफ से नेतृत्व किसने किया था। कई बार परीक्षाओं का क्वेश्चन भी हुआ है। तो राजा मान सिंह का नाम याद रखें। राजा मान सिंह ने नेतृत्व किया था इसके, अकबर की सेना का, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। अब इसमें राजा मान सिंह को ने महाराणा प्रताप को पहली बार पराजित किया था, लेकिन लगातार ये महाराणा प्रताप अकबर को चैलेंज देते रहे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। तो ये बहुत लंबा युद्ध चला है, इस पे बहुत सारी कहानियां आप पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर के आज तक। वो सारी चीजें हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन किया, राजा मान सिंह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब अकबर ने, आप जानते ही हैं कि आगे चल के देखिए एक क्वेश्चन छूट गया, आपको बता देते हैं। अकबर के बचपन का नाम पूछता है, तो बचपन का नाम याद रखेंगे जलाल। बचपन का नाम इसका जलाल था। अकबर जो है बाद में ये हम लोग पढ़ते हैं, बचपन का नाम इसका जलाल था। कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अकबर ने, आप जानते हैं, बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था, किस युद्ध की स्मृति में बनवाया था, खुश होकर के किस युद्ध के में, और बुलंद दरवाजा है कहां पर, और ये एक्चुअल कहां पे बनाया गया, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था कहां पर, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो कराया था अकबर ने, गुजरात में उसने एक युद्ध किया। गुजरात में जो युद्ध किया था उसमें कब किया था, और उसमें 1571 में। 1571 में किसके विरुद्ध था, मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां के विरुद्ध था। 1571 में गुजरात मिशन भी कहा जाता है, या गुजरात अभियान। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस अभियान के बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे की स्थापना की थी। तो क्या बताएंगे, गुजरात विजय किसके विरुद्ध था, 1571 में मुजफ्फर खां के विरुद्ध था। इस युद्ध के बाद अकबर ने आपका बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, ठीक है। और एक चीज और भी जान ले कि जो फतेहपुर सिकरी है, 1576 में इसने फतेहपुर सिकरी जो आपका शहर है, इस शहर की स्थापना भी किसने कराई थी, अकबर ने। तो ये भी आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है, फतेहपुर सिकरी। अब देखिए फतेहपुर सिकरी में इंटर करने के लिए जो दरवाजा बनाया उसका नाम क्या था, बुलंद दरवाजा।
फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना किसने कराई? अकबर ने कराई थी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, तो ये आप जान लें। आगरा से आपका कुछ दूर, आप कुछ किलोमीटर, लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है, तो फतेहपुर सिकरी शहर की भी स्थापना पूछता है तो आप क्या बताएंगे? अकबर ने कराया था। ठीक है, और इसमें प्रवेश के लिए जैसे इसमें इंटर करेंगे, बुलंद दरवाजा की स्थापना कराई थी। तो ये चीजें आपको कई बार परीक्षाओं के क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर के जो कुछ कार्य हैं, देखिए अकबर के कार्य हैं वो बहुत बड़े हैं। कुछ कार्यों पे हम लोग बात करते हैं कि अकबर के कार्य कौन कौन से थे। पहले तो एक जान लें, अकबर के मंत्री परिषद के विषय में पूछा जाता है। अकबर का मंत्री परिषद जो था वो, उसमें मुख्य कौन थे और कौन कौन उसमें थे? तो अकबर के वकील, ये पहला पद। ठीक है, दूसरा दीवान। ठीक है, इनको विषय में हम बताएंगे कि इनका क्या कार्य था। अब देखिए जो बड़ा पद होता था वो तो वकील का ही होता था, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपके मेन, जो आपके मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल के जो मेन पद थे वो 4 ही थे। उसके बाद जो थे उनका महत्व थोड़ा कम था, और जो 4 पद थे यही आपका, जैसे आप देखते हैं आज के समय में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? उनके पास पावर ज्यादा होता है। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में कौन काम करता है? राज्य मंत्री करते हैं। ठीक है, उसी तरह से उस समय 4 मुख्य उनके मंत्री थे जिनके विषय में जानना है। इनके हम कार्य भी बताएंगे कि आपके कौन है। तो 2 पद हो गए आपके, वकील, दीवान। तीसरा आपका था सद्र उस सदर। ठीक है, सद्र उस सदर, इनका कार्य क्या था इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप जान ले वकील। वकील के विषय में, वकील का काम क्या होता था? वकील क्या होता था? प्रधानमंत्री, एक तरह से सबसे बड़ा पद आपका। अब देखिए वकील का पद किसने दिया? अकबर ने बैरम खां को दिया। बैरम क्या था? संरक्षण था। उसके पिता को भी संरक्षण दिया, उसी के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया, उसी के संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ। तो जो सबसे बड़ा पद था वो अकबर ने किसको दिया? बैरम खां को दिया। तो ये बड़ा पद होता था। ठीक है, अब ये जो दीवान का पद होता था, ये दीवान का जो पद होता था वो उस समय जो जितनी भी ये आपकी रियासतें होती थी, उस रियासतों का एक तरह से जान लें कि सबसे बड़ा मुखिया ये आपका यही होता था। उस रियासतों में चाहे आपका राजस्व का या सैन्य विभाग का जितना भी आपका होता था, वो सारी किसके अंदर में आता था? दीवान के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसमें एक और पद आपका आता है, देखिए 3 ही आपको बताएं, चौथा भी आप जान ले, मीर बख्शी। मीर बख्शी, तो 2 पद हमने आपको बता दें, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वकील तो हमने आपको बता ही दिया कि अकबर ने तुरंत किसको दिया? बैरम खां को। एक तरह से वहां पे बैरम खां, पहले अकबर, उसके बाद कौन? बैरम खां। तो वो कौन? वकील के रूप में आपका जाना जाता था। ठीक है, सद्र उस सदर, ये क्या होता था? तो ये क्या होता था कि अकबर को धार्मिक मामलों पर सलाह देने वाला, मीन्स राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देने वाले को सद्र उस सदर कहा जाता है। धार्मिक मामलों में सलाहकार। ठीक है, अब उस समय जो धार्मिक मैटर थे वो बड़ा सेंसिटिव हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि आज के समय में भी धार्मिक मामले सेंसिटिव हुआ करते। धार्मिक मामलों पे ही आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां राजनीति करती हैं। तो धार्मिक मामलों पर सलाह देने वाले जो पद होता था उसको क्या कहा जाता था? सद्र उस सदर। ठीक है, तो ये भी पद एक बड़ा पद होता था। किसकी बात अकबर सुनता था? सद्र उस सदर की। ठीक है, बीच में और कोई नहीं है, इसी की बात सुनकर के आगे वो कार्रवाई करते थे। मीर बख्शी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद था। देखा जाए तो ये इसका मेन जो था वो सैन्य विभाग से ही था। सेना में की जो कार्रवाई है, सेना का जो संचालन है,
सेना को कैसे अपडेट रखना है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, ये सब काम किसके था? मीर बख्शी का था। तो ये 4 मुख्य पद थे अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पहले मुख्य पद हुआ करता था खास करके बाबर के समय में, वो क्या था? वजीर का था। हमने आपको बताया था कि ये वजीर पहले क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। हमने आपको बताया था कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये वजीर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखिए खत्म हुआ, वजीर से क्या हुआ? वकील हो गया। ठीक है, वजीर पहले क्या था? ये प्रधानमंत्री होता था। कब? बाबर के समय में। अब ये वजीर खत्म हुआ तो कौन आ गया? वकील आ गया। ठीक है, तो ये चीजें बढ़ती रहती, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें ये बढ़ती जाएगी। यही चीजें आपको याद करना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और वही सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया जाएगा कि कौन चीजें कहां पे याद रखनी। ठीक है, तो आप देखिए प्रधानमंत्री यहां पर ये हो गया। वजीर कहां पे हम लोग पढ़े थे? बाबर में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? उसका एक मंत्रालय था। मंत्रालय नहीं, आप सब ये समझ लें कि कैबिनेट मंत्री। आज के अनुसार अगर पढ़ना चाहते हैं तो कैबिनेट मंत्रालय कौन था? ये 4 पद थे जिसके अंतर्गत आते। ठीक है, अब एक चीज और जान ले, अकबर ने 1582 में जो सबसे फेमस है दीन ए इलाही धर्म, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही धर्म बहुत फेमस है। क्या था? इसके पहले एक चीज और जान ले, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना से पहले अकबर ने सभी धर्मों पर विचार करने के लिए इसने एक इबादत खाना बनाई थी। इबादत खाना, इबादत खाना जान ले, फिर दीन ए इलाही धर्म के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अकबर एक ऐसा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। अब पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसको भी नहीं पढ़ सकता है। उसके दिमाग में ये चलता रहता था कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है कि और लोगों का भी धर्म श्रेष्ठ है। तो उस पर गहन विचार करता था कि हो सकता है कि हमारा धर्म सही नहीं हो और लोगों का धर्म सही हो। तो उसी सभी धर्मों पर विचार करने के लिए एक इबादत खाना की स्थापना की थी। ये इबादत खाना कहां पे बनाया गया था? ये भी एक बार परीक्षा में आया है कि अकबर ने सभी धर्मों पर विचार करने के लिए जो धर्म संसद की स्थापना की थी वो कहां पर बनाई थी, और ये जो धर्म संसद पर स्थापना करने के लिए इसमें किस तरह के विषयों पर विचार किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका कहां पे था? ये आपका था आगरा में। ठीक है, आगरा में इबादत खाना की स्थापना की। ये इसको ऐसे भी पूछ देता है कि अकबर ने धर्म संसद, ठीक है, धर्म संसद की स्थापना कहां पे की थी? तो आगरा में की थी। इसी को क्या कहते हैं? उर्दू लैंग्वेज में इबादत खाना कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर चाहता था कि सभी धर्म के लोग एक जगह पे इकट्ठे हों और अपने अपने धर्म के विषय में जो भी चीजें हैं वो उस पर डिस्कस करें, विचार करें, और विचार करने के बाद ये निर्णय लिया जाए कि किस धर्म में कौन सी कमी है, कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण उसको बाहर कर दिया जाए या उसको स्वीकार न किया जाए, या कोई ऐसी चीज है किसी धर्म में जिससे उस धर्म के लोगों को समस्या उत्पन्न होती हो सरवाइव करने में, जीवन जीने में। तो उस पर गहन विचार किया जाए और सभी धर्म के लोग, अब देखिए होता क्या है, अगर धर्म संसद में सभी धर्म के लोग एक साथ बैठेंगे तो कोई भी धर्म का जो मुख्य प्रतिनिधि होगा वो अपने धर्म से संबंधित गलत चीजों को वहां पर नहीं बोल सकता है। क्यों बोलेगा? अब मान लीजिए किसी धर्म या जाति का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह अपने धर्म या जाति के विषय में कोई भी गलत चीज जाकर के समाज में बोलेगा तो उसको प्रतिनिधित्व कौन देगा? उस धर्म और जाति के लोग कहेंगे कि तुम इस लायक है ही नहीं हो कि अपने धर्म के विषय में प्रतिनिधित्व कर सको, तो उसको नहीं रखा जाएगा ना। तो
सभी धर्म के लोग क्या आते थे, अपने अपने धर्म की सारी अच्छी चीजें बताते थे। कहां पर? इबादत खाना में, धर्म संसद में। अब यहां पर अकबर ने देखा कि सभी धर्म के लोग इबादत खाना और धर्म संसद में इकट्ठे तो हो रहे हैं, बातें तो हो रही है, लेकिन केवल सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों की अच्छी बातों को बता रहे हैं, इस पर डिस्कस नहीं हो पा रहा। हो भी रहा है तो इस पर संभावना नहीं बन पा रही है कि कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है। तो अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से विचार करके जो भी अच्छी चीजें थी उन अच्छी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा किया, सारी चीजों को देखा कि किस धर्म में क्या चीजें सही है। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जो भी धर्म थे, सभी धर्मों की जो अच्छी चीजें थी उस अच्छी चीजों को एक जगह पर उसने इकट्ठा किया और उसने देखा कि ये चीजें सही है। तो उसके लिए उसने अपने शासनकाल में एक नया धर्म शुरुआत किया, एक नई चीज की शुरुआत की, दीन ए इलाही धर्म। अब दीन ए इलाही जो धर्म था वो, इसमें कुछ हिंदू धर्म की भी चीजें थी, कुछ मुस्लिम धर्म की भी चीजें थी, कुछ ईसाई से संबंधित थी, कुछ बौद्ध से संबंधित थी, कुछ जैन धर्म से संबंधित थी। तो सभी धर्मों का एक निचोड़ था दीन ए इलाही धर्म, ठीक है। लेकिन अब देखिए, दीन ए इलाही धर्म को सभी लोगों ने तो स्वीकार नहीं किया। कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, ठीक है। तो जितने भी लोग थे जो कट्टर प्रवृत्ति के थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, जो कट्टर प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम इस धर्म को स्वीकार नहीं करते, दीन ए इलाही धर्म कोई है ही नहीं, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे कट्टर मुस्लिम धर्म के लोग थे, वो ये भी सोचने लगते थे कि अब लगता है कि अकबर जो है मुस्लिम धर्म को भारत में समाप्त कर देगा। तो वो क्या करते थे? इसका विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे धर्म में किसी तरह का परिवर्तन हो या हम लोग कोई नई चीज़ों को स्वीकार करें जिसमें हिंदू धर्म की कोई चीज़ें बनी हो, ठीक है। तो ये था आपका दीन ए इलाही धर्म, सभी धर्मों का एक संपूर्ण था, मेल था, जिसको 1582 में दीन ए इलाही धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अकबर ने एक प्रथा की शुरुआत की थी, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी, अब मनसबदारी प्रथा सुन ले, फिर आगे की चीजें हम लोग दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे। देखिए, मनसबदारी प्रथा से पहले कौन सी प्रथा थी? जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? और मनसबदारी प्रथा अकबर ने जो शुरुआत की थी वो कैसे जागीरदारी प्रथा से श्रेष्ठ थी, अच्छी थी, इसको भी जानना है। अब देखिए, जागीरदारी प्रथा में क्या होता था कि जो शासक होता था या जो राजा होता था वो क्या करते थे, उसके जो मेन जागीरदार थे या जो सूबेदार हुआ करते थे उनको क्या करता था, अलग अलग सेना से संबंधित जिम्मेदारियां वो दे देता था। जैसे कोई घुड़सवारों को रखने के लिए, ठीक है, कहीं पर सैनिकों को भर्ती करने के लिए। तो इस तरह के जो जागीरदार होते थे उनको अलग अलग काम होते थे। और कहीं पर सेना में जो भर्ती लोग हैं उनके राशन, उनके रहन सहन, उनके परिवार के लिए उनके वेतन, ये सारी चीजों की व्यवस्था ये कौन करता था? जागीरदार लोग करते थे। होता क्या था, जो जागीरदार होते थे वो पैसा तो अधिक लेते थे, किससे? राजा से पैसा अधिक लेते थे, लेकिन सेना पर और अन्य जो कार्य होते थे सेना से संबंधित, भर्ती करना, उनके संरक्षण करना, उनको वेतन देना, इन सब चीजों पे क्या करते थे, वो ज्यादा पैसे बचा करके वो अपने पास रख लेते थे। तो जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत जो सेना से संबंधित जो कमियां थी वो आपको सामने आगे भी दिखाई देने लगी। अकबर ने कहा ये जागीरदारी प्रथा हम नहीं मानेंगे। देखिए, हालांकि मुगल साम्राज्य में ही ये जागीरदारी प्रथा थी, लेकिन अकबर ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम क्या शुरू करेंगे? मनसबदारी प्रथा। अकबर ने क्या शुरुआत किया? मनसबदारी प्रथा। अब मनसबदारी प्रथा में क्या थी?
मनसबदारी प्रथा में कुछ सैनिकों को मिला करके एक मनसब बनाया जाता था। जैसे सबसे बड़ा जो मनसब होता था वो कितने पर होता था? 12,000 सैनिकों। 12,000 सैनिकों का जो मेन होता था, जैसे आज में देख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरह के जो पद होते हैं, ब्रिगेडियर, तो जो बड़ा पद होता था ब्रिगेडियर, जो आपका एकदम बिल्कुल जा करके युद्ध के मैदान में क्या करता था? सेना का नेतृत्व करता था। उसी तरह का पद क्या होता था? 12,000 सैनिकों को मिलाकर के एक होता था मनसब। मनसब, सबसे बड़ा मनसब कौन होता था? 12,000 सैनिकों की जो सेना की टुकड़ी होती थी, उसका जो मेन होता था वो आपका होता था मनसब। अब इसमें देखिए, मनसब 12,000 सैनिकों का जो मनसब एक ही व्यक्ति को बनाया था अकबर ने। कौन था? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जो थे वो मानसिंह को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी। इसके बाद 7,000 का होता था, ठीक है, 7,000 का मनसब, उसके बाद 3,000 का मनसब, इस तरह के मनसब होते थे। अब हुआ क्या? उस जागीरदारी प्रथा की कमियों को मनसबदारी प्रथा ने कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक उस कमियों को पूरा किया। अब इसमें क्या होता था कि अलग अलग जो मनसब होते थे वो अपने अपने सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व करते थे। सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व करते थे। देखिए, नेतृत्व करता क्या होगा कि वहां पर अब इसको सेना के साथ भी लड़ना है ना, सेना के अपनी टुकड़ी के साथ लड़ना है, तो कौन ऐसा मनसब होगा जो चाहेगा कि हमारी जो टुकड़ी है वो कमजोर पड़ जाए? तो अपने टुकड़ियों को मजबूत करने के लिए वो पूरी तरह से जो भी धन मिलता था राजा से, वो क्या करता था? सैनिकों पे खर्च करता था, ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा इस तरह की प्रथा थी जो आपको अकबर के शासनकाल में मिलती थी, ठीक है। आगे अकबर के विषय में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छी से अच्छी चीज़ें हम आपको बता सकें। बताया था हमने कि मनसबदारी प्रथा क्या थी और उससे पहले जो जागीरदारी प्रथा थी वो क्या थी, और मनसबदारी प्रथा कैसे अच्छी थी जागीरदारी प्रथा से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग आगे अकबर के विषय में कुछ और चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे जो अकबर ने अपने शासनकाल में किया था। अकबर ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया था। इसने जजिया कर को समाप्त किया था। कब? 1564 में अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था, इस पे रोक लगा दी थी। अब जजिया कर होता क्या था? ये गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, मतलब मुस्लिमों के अतिरिक्त जो और वर्ग के लोग थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इनके ऊपर ये जजिया कर लगाया जाता था। मुस्लिमों पे ये नहीं लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर ये लगाया जाता था। अब ये जो कर था वो क्यों लगाया जाता था? इसको लगाने का उद्देश्य ये था कि जो लोग अन्य वर्ग के जो लोग रह रहे हैं वो मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं। अब मुस्लिम राज्य में अगर आप रहते हैं और दूसरे धर्म के हैं, तो दूसरे धर्म के हैं तो आपको जजिया कर, मतलब आपको टैक्स देना होगा। मुस्लिम धर्म के हैं तो आपको नहीं देना होगा, अन्य धर्म के हैं तो आपको देना होगा। तो एक तरह से उस समय मुस्लिम राज्य माना जाता था। जो शासन व्यवस्था थी वो मुस्लिम शासन व्यवस्था मानी जाती थी, और उसमें गैर जो लोग रहते थे उनको एक धार्मिक कर के रूप में उन्हें देना होता था। अब ये जो भावना थी या ये जो कर व्यवस्था थी, अगर एक देखा जाए तो ये एक अच्छे शासन व्यवस्था के रूप में नहीं थी, क्योंकि अन्य धर्म के लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता था, उनसे कर लिया जाता था। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये माना जाता था कि इस्लामिक राज्य है। इसको अकबर ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, एक और व्यवस्था थी जजिया कर के अंतर्गत कि जो लोग कर नहीं दे पाते थे, जो कमजोर थे, गरीब थे, उन्हें ये सुविधा थी कि आप चाहे तो कर नहीं दे,
लेकिन आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना होगा। तो जो लोग गरीब थे, जो नहीं टैक्स दे पाते थे, जो कर नहीं दे पाते थे, वह अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते थे तो उनके ऊपर यह कर नहीं लगाया जाता था, ये धार्मिक कर नहीं लगाया जाता था। तो ये जो जजिया कर है ये बहुत पहले से ही ये लगाया गया था और बाद में इसको अकबर ने 1564 में इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से ये धार्मिक कर था जिसको अकबर ने समाप्त किया था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी टैक्स थे, जो कर थे, वो उसको इन्होंने समाप्त किया था। एक और कर था तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर। अब तीर्थ यात्रा कर कब लगाया था, कब समाप्त किया गया, इसको आप जान लें। तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने कब समाप्त किया? 1563 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का एक कारण था, एक राजनीतिक कारण था। अकबर ये चाहता था कि अन्य धर्म के जो लोग हैं, अन्य धर्म के लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि जो धार्मिक यात्रा पर जो लोग जाते थे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, तीर्थ यात्रा कर। तो देखा जाए तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का अकबर का मूल जो कारण था वो क्या था? एक तरह से राजनीतिक कारण था और अन्य धर्मों के लोगों पर एक विश्वास जमाना था, एक तरह से उनको विश्वास में लेना था कि हम भी आपके धर्म को सम्मान देते हैं। मीन्स इस राज्य में आपके धर्म को सम्मान दिया जाता है। तो एक तरह से ये राजनीतिक कारण था और इसके कारण जो है ये तीर्थ यात्रा कर को 1563 में अकबर ने समाप्त कर दिया। एक और कर था दास प्रथा। एक प्रथा थी दास प्रथा। दास प्रथा को भी इसने अकबर ने समाप्त किया था। दास प्रथा, दास प्रथा को अकबर ने कब समाप्त किया वो भी जान लें। 1562 में। 1562 में अकबर ने दास प्रथा को, गुलाम बनाने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया। देखिए अकबर ये चाहता था कि कोई भी व्यक्ति को गुलाम ना बनाया जाए, क्योंकि देखिए पहले से जो परंपरा आ रही थी गुलाम बनाने की, आप देखते हैं कि एक तरह से आपका पूरा गुलाम वंश ही चला आया है। गुलाम वंश आपका लंबे समय तक चला, इल्तुतमिश, ठीक है, और ये तमाम जितने भी थे गुलाम वंश के शासक, वो कुछ तो ऐसे थे कि जो अपने गुलामों के लिए एक अलग से विभाग की भी स्थापना किया हुआ था, कुछ ऐसे भी शासक थे। तो ये जो दास बनाने की, खास करके जहाँ पे युद्ध होते थे, युद्ध के बाद जो सैनिक होते थे या वहाँ के जो लोग होते थे, उनको गुलाम बनाने या दास बनाने की जो प्रथा थी वो, उस पर अकबर ने रोक लगा दी। तो दास प्रथा जो बनाने पर की जो प्रथा थी, गुलाम बनाने की जो प्रथा थी, वो अकबर को अच्छी नहीं लगी और उसने इस प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो ये अकबर शासन काल में ये तीन जो उस समय की सामाजिक बुराइयां थी एक तरह से, उसको अकबर ने समाप्त किया गया। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे। तो 9 रत्नों में आपका अकबर के दरबार में पहले आप जान ले सबसे मेन कौन थे? बीरबल। ठीक है, बीरबल, सबके विषय में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। पहले आप जान ले नवरत्न में से अबुल फजल का नाम सुना होगा। अबुल फजल ये आपके थे। ठीक है, तानसेन, तानसेन, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये सभी जितने भी हैं इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे कि जो अकबर के जितने भी नवरत्न थे इनका कार्य क्या था और किस तरह से इनके विषय में ये आपको इतिहास में फेमस है। ठीक है, और अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये भी इनके प्रमुख थे। मान सिंह, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह ये भी आपके फेमस थे। तो इस तरह से अकबर ने अपने एक बड़ा
साम्राज्य बनाया था मंत्रियों का। जो लोग मंत्री थे वो क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर अकबर को एक एडवाइस देते थे, एक सलाह देते थे। टोडरमल का भी नाम याद रखेंगे, टोडरमल ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक फेमस थे। ठीक है, अबुल फजल हमने आपको बताया। भगवान दास के विषय में भी पूछा जाता है कि भगवान दास किसके नवरत्नों में से एक थे, तो भगवान दास भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो इस तरह से नवरत्नों के हमने आपको नाम बताया, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, टोडरमल और भगवान दास। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए बीरबल के विषय में देखा जाए तो कभी कभी इनके बचपन का नाम पूछता है। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम हम बात करते हैं, बचपन का नाम क्या था, महेश दास। ठीक है, तो अकबर के जो मेन सलाहकार थे बीरबल। अकबर बीरबल की कहानियां भी आपने सुना होगा, बहुत सारी फेमस कहानियां हैं अकबर बीरबल पर, बहुत सारे नाटक, पिक्चर, ये तमाम चीजें हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो अकबर के जो प्रमुख देखा जाए तो नवरत्नों में से देखा जाए, प्रमुख तो सभी थे लेकिन ज्यादा पॉपुलर अकबर बीरबल की कहानियां ही हुई है। तो कौन थे, बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। एक चीज और आप जान लें, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था उसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया था। तो दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार करने वाले कौन थे, बीरबल थे, मीन्स महेश दास। ठीक है, बीरबल ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, जो 1582 में अकबर ने शुरुआत किया था। ठीक है, और जान ले, अकबर ने 1583 में एक बड़ा पद दिया बीरबल को। क्या पद दिया, न्याय विभाग का सर्वोच्च पद। न्याय विभाग का सर्वोच्च पद किसको दिया था, बीरबल को। ठीक है, न्याय विभाग की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर दे दी गई, बीरबल को। कुछ और चीजें जान लें, अकबर ने बीरबल को कुछ उपाधि भी दी थी। कौन कौन सी उपाधि दी थी, पहले तो राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर के समय में नवरत्नों में से एकमात्र ऐसे थे जिनको राजा की उपाधि दी गई, वो कौन थे, बीरबल। तो इसको राजा की उपाधि दी गई। दूसरी उपाधि क्या दी गई अकबर ने, कविराज की भी उपाधि दी थी। तो दो उपाधि ये याद रखें, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कविराज की उपाधि किसको दिया था अकबर ने, तो बीरबल को दिया था, राजा और कविराज की उपाधि दिया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं और जो इनके नवरत्नों में से थे उनके विषय में क्या है, उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके विषय में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अबुल फजल कौन थे, ये सूफी शेख मुबारक, सूफी शेख जो थे उनके पुत्र का नाम था आईने अबुल फजल के विषय में हम लोग क्यों याद करते हैं, आईने अकबरी सुना होगा। आईने अकबरी एक क्या थी, किताब है जो अकबर के विषय में लिखी गई है। तो आईने अकबरी के राइटर, लेखक कौन थे, अबुल फजल थे। अबुल फजल किसके पुत्र थे, सूफी शेख मुबारक के ये पुत्र थे। और उन्होंने अकबर के जो एक तरह से आत्मकथा, उसके शासन व्यवस्था के विषय में, अकबर के जीवन के विषय में जो एक किताब लिखी अकबरनामा, वो कौन लिखा था, अबुल फजल उनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब अकबर के लड़के जहांगीर आते हैं तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, किसकी, अबुल फजल की। जो बुंदेला सरदार थे उनसे कह करके अबुल फजल की हत्या करा दी थी, वो हम लोग जहांगीर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अबुल फजल के विषय में हमने आपको बताया, जो अकबरनामा जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक अकबर के विषय में, वो किसने लिखा था, अबुल फजल ने, और इनके नवरत्नों में से
एक थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं तानसेन। तानसेन के विषय में पूछा जाता है। तो तानसेन आप जानते हैं ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के थे और ग्वालियर घराने से ही एक क्या थे, ये कवि थे। तो इनके विषय में भी पूछा जाता है कई सारी। पहले तो इनकी जो इनकी कृतियां हैं, जो कौन कौन सी चीजें इन्होंने लिखा है, और इनकी गायन शैली भी पूछी जाती है कि तानसेन की कौन सी गायन शैली का इन्होंने बनाया था। तो ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि तानसेन ने कौन सी ऐसी किताबें लिखी थी और इनकी गायन शैली कौन सी थी। ठीक है, तो इनकी गायन शैली थी ध्रुपद। याद रखेंगे, ध्रुपद का विषय में पहले भी मिलता है, लेकिन ध्रुपद जो गायन शैली है, ध्रुपद गायन शैली, ये इसकी शुरुआत किसने की, इसके निर्माणकर्ता मतलब इसको बनाने वाले कौन थे, ध्रुपद गायन शैली के, वो कौन थे, तानसेन। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी ऐसी पुस्तकें, मतलब कि कौन सी ऐसी पुस्तकें थी जिसको इन्होंने लिखा था। तो एक है मियाँ की टोडी, मियाँ की टोडी। ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक क्या है, मियाँ का मल्हार। मियाँ की टोडी और मियाँ की मल्हार। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये किसकी है, ये तानसेन की है। ठीक है, तो हमने गायन शैली भी बता दी। गायन शैली मतलब जैसे आप देखें संगीतकार होते हैं, तो संगीतकार क्या क्या होते हैं, सभी जो गाने होते हैं उसके लिए अलग अलग संगीत की धुन होती है ना, अलग अलग धुन पे बनाते हैं। तो उस समय जो गाने की धुन एक तरह से है, जो गायन शैली है वो ध्रुपद गायन शैली। वो किसने, ध्रुपद गायन शैली का जब भी नाम आए आप कहाँ जाएंगे, तानसेन। ठीक है, तो और इनकी कृतियां पूछे कि कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, संगीत की कौन सी पुस्तकें लिखी थी तानसेन ने, तो मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, ये दो चीज याद रखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि अकबर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है, तो आप जानते हैं अकबर संगीत प्रेमी था, संगीत सुना करता था, संगीत से उसका बड़ा लगाव था। तो इस जब भी तानसेन अपनी ध्रुपद गायन शैली में जब संगीत सुनाते थे दरबार में, तो अकबर बहुत प्रसन्न होता था। कुछ तो ऐसी कहावतें हैं कि जब ध्रुपद गायन शैली में तानसेन गाया करते थे तो पेड़ों से पत्ते टूटकर गिर जाया करते थे, इस तरह की कहावतें मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छी इनकी गायन शैली थी। अकबर इससे बहुत प्रसन्न होकर के, अकबर प्रसन्न होकर के कौन सी उपाधि दिया था, तो अकबर ने इनको उपाधि दिया था कंठ भरण वाणी। कंठ भरण वाणी। ठीक है, कंठ भरण वाणी की उपाधि किसको दिया था, तानसेन। ठीक है, अब देखिए उपाधियां भी याद रखेंगे। अब देखिए वहां पर आपको क्या याद करना था, बीरबल में, बीरबल कौन सी दो उपाधि की दी गई, राजा की उपाधि दिया। ठीक है, दूसरा किसकी उपाधि दिया, कविराज की। ठीक है, अब यहां पर तानसेन को कौन सी उपाधि दिया, कंठ भरण वाणी। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद करने, ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तानसेन के बाद हम लोग बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये कहाँ के रहने वाले थे, ये भी आप जान ले। मुल्ला दो प्याजा ये आए थे, देखा जाए तो ये हुमायूं के ही शासनकाल में, हुमायूं के समय में ही आ गए थे। ये अरब के रहने वाले थे। हुमायूं इसके कार्यों से प्रसन्न होकर के वो भी अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसको एक महत्वपूर्ण पद दिया हुआ था। अब हुमायूं के बाद चूंकि और प्रशासनिक अनुभव इनको हुआ, और ज्यादा प्रशासनिक अनुभव होने के कारण अकबर ने क्या किया, अपने भी नवरत्नों में इनको अब्दुल रहीम ये मुल्ला दो प्याज को शामिल कर लिया था। ठीक है, तो मुल्ला दो प्याजा भी इनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अब अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना भी इनके एक नवरत्नों में से प्रमुख थे, और खास करके जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उसमें अब्दुल रहीम खान खाना का
एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। ठीक है, तो इस तरह से इनके नवरत्न थे जो अकबर के समय में इनको महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देते थे और एक कैबिनेट के रूप में काम भी करते थे। अब हम लोग बात करते हैं अकबर ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। इस पे भी कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने कौन से सिक्के चलवाए थे। तो सिक्कों पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अकबर ने कौन से सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो पहला सिक्का हम लोग बात करते हैं अकबर ने जो चलवाया था वो आपका मुहर, मुहर याद रखेंगे। दूसरा आपको क्या याद रखना है, संसब, संसब। तीसरा आपको क्या याद कर, तीनों के विषय में हम बताएंगे कि ये किस तरह के सिक्के होते थे। ठीक है, तीसरा आपको क्या याद रखना है, जलाली। ये 3 सिक्के याद रखना है। अब तीनों के विषय में हम एक एक बता रहे हैं सबके विषय में। ठीक है, तो मुहर जो था, मुहर ये किस तरह का सिक्का था, तो मुहर जान लीजिए सोने का सिक्का होता था। ये सोने का जो सिक्का होता था वो आपका मुहर का होता था। ठीक है, इसकी इन तीनों की वैल्यू भी बताएंगे आपको कि तीनों की वैल्यू में कौन सबसे किसकी वैल्यू ज्यादा थी और कौन सा किस तरह का सिक्का था। ठीक है, सब पे हम लोग बात करेंगे। पहले आप जान ले सब थोड़ा थोड़ा। संसब क्या था, संसब ये भी सोने का सिक्का था, ये भी सोने का सिक्का था। ठीक है, ये भी सोने का सिक्का था संसब। ये सभी एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे गए कि ये सिक्का किसने चलवाया था, है ना, तो ये याद रखना है। अब जलाली, जलाली किस तरह का था, ये चांदी का था। ये चांदी का गोलाकार सिक्का था, चांदी का गोल आकार का, गोला आकार का। ये थोड़ा सा क्या होते थे, ये चौकोर थे। ये ऊपर दोनों जो आप देख रहे हैं मोहर और संसब, ये क्या थे, चौकोर होते थे। ठीक है, चौकोर। और ये क्या था, गोल होता था। ये गोल गोल सिक्के होते थे। ठीक है, तो चांदी का गोलाकार ये जो सिक्का होता था वो क्या होता था, जलाली उसको कहा जाता था। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तीनों की वैल्यू कैसी थी। अब देखिए, जो मोहर था सोने का जो सिक्का था और जो आपका संसब था, दोनों में अंतर क्या था, दोनों तो सोने ही के सिक्के थे। ठीक है, और दोनों में अंतर क्या था, ये जो संसब का जो सोना होता था ये आम लेन देन में नहीं होता था। मीन्स एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यापार करता था या लेन देन करता था उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, संसब का किया जाता था। ठीक है, अब ये क्या होता था, ये इसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, वजन भी ज्यादा होता था। ये प्रचलन में नहीं था, ये प्रचलन में नहीं था। तो संसब क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा के साथ आपस में लेन देन करने के लिए इसका ये प्रयोग करता था। मुहर जो होती थी वो सोने का सिक्का तो होता था लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती थी, इससे कम होती थी। ठीक है, ये भी ज्यादा प्रचलन में नहीं था। ठीक है, सोने का सिक्का जो था वो भी ज्यादा प्रचलन में नहीं था। ये भी क्या था, व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, आम जनता में ज्यादा प्रचलन नहीं था। ठीक है, अब आम जनता में क्या प्रचलन था, चांदी का, जलाली। ठीक है, तो ये दोनों जो सिक्के थे ये इनकी वैल्यू अधिक थी। वैल्यू अधिक होने के कारण ये दोनों सिक्के क्या था, आपस में एक दूसरे से लेन देन के लिए बड़े व्यापारी या राजा प्रयोग करते थे। ये जो था आपका एक गोलाकार सिक्का था जो आम प्रचलन में था। तो इस तरह से हम लोगों ने अकबर के विषय में जितनी भी सारी चीजें थी, सारी चीजें हम लोगों ने बात किया उस पर कि कौन कौन सी प्रथा उसने समाप्त किया, कौन सी नई शुरुआत की और कौन से आपका सिक्का चलाया। ठीक है, तो अकबर के विषय में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी सब हमने आपको बताया। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अकबर का इस तरह से जो आपका चैप्टर है वो पूरा हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।